अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मावरा हेयर। आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। इसमें हम देखेंगे कि कोई भी एक सब्सटेंस जो है वो किन किन चीज़ों से मिल के बनती है। ठीक है, उसमें कौन से मैटर होते हैं, कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन सी उसमें एटम्स होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलके एक सब्सटेंस बनती है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, जैसे हम फूड कोई भी बनाते हैं वो हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से फूड बनता है। ठीक है, और फिर मेडिसिन जो हमारी प्रिपेयर होती हैं उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं और डिफरेंट फार्मूलाज मिलके एक मेडिसिन बनाते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मैटर। मैटर अब क्या है? मैटर होता है कोई भी चीज़ जो एक जगह या कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है या फिर उसका कोई मैस होता है, उसको हम क्या देते हैं? मैटर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सब्सटेंस क्या है। कोई भी ऐसा मैटर जिसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर एक कॉम्पोजिशन होती है, उसको हम क्या देते हैं? सब्सटेंस। लाइक जैसे हमारे पास शुगर है, उसकी प्रॉपर एक शेप होती है और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो है सब्सटेंस। उसके बाद हम देखते हैं कि एटम क्या है। एक ग्रीक फिलोसोफर था, वो उसको लगता था कि जो एटम है ना, ये ऐसे पार्टिकल से मिलके बनता है जो हम देख नहीं सकते या फिर जो डिवाइड नहीं हो सकते, उन मैटर से मिलके एटम बनता है। ठीक है, अब एटम में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, एटम किन चीज़ों से मिलके बनता है, उसमें हमारे पास आ जाते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जो मैटर है वो हमारे पास बनता है एटम से, डिफरेंट एटम्स मिलते हैं और वो एक मैटर बनाते हैं। द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। वो एलिमेंट जो सेम एटम से मिलके बनता है उनकी एक जैसी खसूसियात या एक जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो एटम जो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके बनते हैं उनकी डिफरेंट मुख्तलिफ खसूसियात और मुख्तलिफ उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या है हमारे पास एटम की? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एलिमेंट जो है ना, सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट क्या है। एलिमेंट हमारे पास एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो स्मॉल एटम्स से मिलके बनी होती है, उसमें डिफरेंट एटम्स या फिर सेम एटम्स यूज होते हैं और एक एलिमेंट हमारे पास बनता है। अब एलिमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली, मतलब वो अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है या वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके भी एग्जिस्ट करता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, जैसे हाइड्रोजन होता है हमारे पास, कार्बन आ गया हमारे पास, हीलियम, ये सब एग्जांपल हैं इसकी एटम की। अब हम देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जो एटम है वो किन चीज़ों से मिलके बना होता है, उनको हम बोल देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसमें हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, प्रोटॉन्स आ जाते हैं और न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। एटम हमारे पास होता है, इसमें जो न्यूक्लियाई एक प्रेजेंट होता है एटम में, वो इस तरह का एक होता है, गोल सा एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स इस न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाहर हमारे पास होते हैं वैलेंस शेल्स। ठीक है, ये डिफरेंट वैलेंस शेल उसके बाहर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और जो हमारे पास वैलेंस शेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो दूसरे वाले एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, या तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है, या फिर अगर दूसरे के पास जो है वो फॉर एग्जांपल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपने 2 दूसरे को दे देगा ताकि उसका एटम का जो है वो वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। इस तरह ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। ऑक्टेट का क्या मतलब होता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना, उसको हम क्या देते हैं? ऑक्टेट। अब हमारे पास आता है कि हमें कैसे पता चलता है कि एटम्स जो हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं या फिर लार्जर साइज के होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो हम इसके लिए ये करते हैं कि हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं।
हमारे पास दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है जिसमें सिर्फ लाइट यूज़ होती है, हमें सिर्फ उसके स्ट्रक्चर और उसका इमेज बताता है एटम का। लेकिन अगर हमने जब डिटेल्ड स्टडी करनी होती है तो हम करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ होती है जो उस एटम का प्रॉपर इंटरनल स्ट्रक्चर हमें बताती है। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में लाइट यूज़ होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है, और ये जो है इसकी मैग्नीफिकेशन उससे ज़्यादा अच्छी है, ये हमें एटम का प्रॉपर इंटरनल स्ट्रक्चर बताती है। नेक्स्ट है हमारे पास साइज एंड मैस ऑफ एन एटम। इसमें हम क्या देखते हैं कि उसका साइज क्या होता है और मैस क्या होता है एटम का। जैसे हम एक्सरे करते हैं उस तरह से हम एक्सरे से हम बताते हैं कि जो उसका मैस है वो होता है, उसकी रेंज होती है 10 की पावर -27 टू 10 की पावर -25 kg। ये है मैस एटम का, वो इस रेंज में आता है। और उसका जो डायामीटर होता है एटम का वो होता है 2 × 10 की पावर -10। और अगर हम नैनोमीटर में से देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 नैनोमीटर। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। पहले हमने क्या पढ़ा था कि एलिमेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और किसी दूसरे के साथ भी वो अपना बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है ना ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, हीलियम की आ जाती है, क्लोराइड की आ जाती है, वाटर की एग्जांपल आ जाती है। जैसे ये आप देख रहे हैं H2O, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास वाटर का। Cl2, ये हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। अब हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स क्या होती है मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स जो है ना इसको डिफरेंट टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। किसकी बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। फिर दूसरा उसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम्स, कि उसमें कौन सा एटम यूज हो रहा है। थर्ड जो उसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मोलेक्युलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल है उसके साइज और वेट पे उसको उसकी बेस पे जो है उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसमें। एटॉमिसिटी क्या है कि कितने एटम्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं। अगर एक एटम प्रेजेंट है तो हम उसको कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन ओनली वन एटम। अगर दो मॉलिक्यूल्स उसमें दो एटम्स अगर उसमें प्रेजेंट हैं तो हम उसको कह देंगे डाई एटॉमिक। और अगर दो या दो से ज्यादा उसमें प्रेजेंट हैं एटम्स तो हम उसको बोल देंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी में हम देखते हैं कि कितने एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं, तो उसकी बेस पे जो है वो मॉलिक्यूल्स की टाइप आ जाती है हमारे पास मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेस ऑफ काइंड ऑफ एटम्स, कि किस काइंड के एटम्स यूज हुए हैं। अगर सेम एटम्स यूज हुए हैं, सेम टाइप के हैं, हमने पहले भी पढ़ा कि अगर सेम टाइप के एटम्स यूज हुए होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। अगर डिफरेंट काइंड के एटम्स यूज होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दीज मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स। इसमें क्या होता है हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम्स यूज होते हैं। फिर उसके बाद है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या है हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स यूज होते हैं इस मॉलिक्यूल्स में। लाइक ये देखें वहां पे दो एक जैसे ही हैं, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ वो आ गया हमारे पास क्लोरीन आ गया, ये HCl बन गया। और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ आ गया हाइड्रोजन, तो ये दो डिफरेंट एटम्स आ गए हमारे पास, तो इसको हम कह देंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मोलेक्युलर वेट। अब जिसका साइज जो है वो एटम का स्मॉल होगा उसको हम कह देंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और जिसमें एटम का साइज जो है वो लार्ज होगा तो उसको हम बोल देंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड सिंबल्स।
In the early ages, only 9 elements were known. इसमें क्या है कि जब शुरू शुरू में हमने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया तो ओनली क्या था कि 9 एलिमेंट सबसे पहले हमें मिले। उसमें कौन कौन से आते हैं? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सिल्वर। लेकिन जैसे जैसे हम फर्दर स्टडीज करते गए, उसको आगे आगे हम पढ़ते गए, तो अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि हमारे पास 63 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो गए। मतलब अब टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 63 एलिमेंट्स हैं। अब नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास वो है 92। टोटल कितने हैं? 118 एलिमेंट्स जो हैं वो हमने डिस्कवर कर चुके हैं। 92 जोन से हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं जो हमारे पास कुदरती तौर पे मादनियात होती हैं। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है, हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जितनी भी हमारे पास कुदरती तौर पर मादनियात होती हैं उनको नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स बोल देते हैं। अब एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड। सॉलिड जो है इसकी एक रिजिड स्टेट होती है, ठीक है, ये हार्ड होते हैं, इसमें जो है मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली अलाइन होते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये इसके पास इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है एलिमेंट की स्टेट है वो है लिक्विड। लिक्विड में हमारे पास आ जाता है, लिक्विड वो चीज़ होती है इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। इसमें आता है मरकरी और ब्रोमीन। और जो गैस है हमारे पास अ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैस, इसमें जो है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है, इसलिए हम जितना चाहें इसको कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जांपल आती है ऑक्सीजन गैस आ जाती है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये एग्जांपल जिसमें हमारे पास आ जाती हैं। अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है एलिमेंट्स की। कुछ मेटल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। लेकिन जो 80% एलिमेंट्स हैं ना वो मेटल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, कुछ सेमी हार्ड होंगे, मतलब उससे थोड़ा कम हार्ड होंगे, कुछ जो है वो गैस की फॉर्म में होंगे, कुछ लिक्विड की फॉर्म में होंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सिंबल्स। सिंबल्स हम क्यों यूज़ करते हैं? सिंबल्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम एक चीज़ है उसके लिए हमने उसका पूरा नाम लिखने की बजाय ना तो हम उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन पूरा लिखने के बजाय हम उसको लिख देते हैं H उसकी जगह। जैसे वाटर है, वाटर पूरा लिखने की बजाय हम लिख देते हैं H2O। नाइट्रोजन है जैसे हमारे पास, तो हम इसको पूरा लिखने की बजाय हम लिख देते हैं N। ये हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम उसका सिंबल लिख देते हैं उस पूरे नाम को लिखने की बजाय। फिर वैलेंसी मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वैलेंसी ये होती है किसी भी एलिमेंट की कैपेसिटी होती है कि वो दूसरे वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन कर ले। ये कंबाइन किस तरह से करता है कि जो आउटर शेल होता है ना उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अगर तो उसमें 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और दूसरा जो एलिमेंट है उसके अंदर 6 उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट हैं, तो ये 2 अपने लूज कर देगा, उस एलिमेंट को दे देगा ताकि उसके 8 जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। वो इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, इसके 2 उसके साथ शेयर हो जाएंगे, उसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे और इधर इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब ऑक्टेट इन्होंने अपना कंप्लीट करना है वैलेंस शेल में। मैंने आपको पहले भी ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, फिर मैं एक दफ़ा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास एटम में क्या होता है कि एक न्यूक्लियाई होता है, उसके साइड पे ये डिफरेंट शेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ये हमारे पास एलिमेंट का एटम आ गया, एक ये हमारे पास आ गया। अभी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 एलिमेंट्स, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें है 8, 1 2 3 4 5 6 इसके वाले में 6 प्रेजेंट हैं। तो इसने अब अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इसने कंप्लीट करने हैं, तो ये क्या करेगा, ये दूसरे वाले से इसके साथ इस तरह से बॉन्ड बना लेगा और इसके साथ अपने 6 वहां शेयर कर लेगा और वो अपने 2 लूज करके इसको दे देगा। इस तरह से इसका जो है वैलेंस शेल का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है कि वैलेंसी क्या होती है, कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेते हैं और वहां से गेन कर लेते हैं और अपना जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। ऑक्टेट का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस शेल में। फिर हमारे पास आ जाता है कि कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं, मतलब कि वो एक केमिकल के थ्रू या एक बॉन्डिंग के थ्रू वो एक दूसरे के साथ एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। इसमें हमारे पास आती है आयनिक बॉन्ड आ जाता है हमारे पास, और इसमें आता है कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है। आयनिक बॉन्ड में हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जो कोवलेंट बॉन्डिंग है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि दो जो एलिमेंट्स या दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोवलेंटली जो है वो बॉन्ड बन जाता है, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वाटर की, आ जाती है सल्फ्यूरिक एसिड की, आ जाती है। फिर है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला में हमारे पास क्या है कि हम इसमें पूरा नाम लिखने की बजाय हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। लाइक नाइट्रोजन का पूरा नाम लिखने की बजाय हम वहाँ N लिख देंगे, वाटर का पूरा नाम लिखने की बजाय हम H2O लिख देंगे वहाँ पे। ये आ जाएगी हमारे पास केमिकल फॉर्मूला में, हम इस तरह से लिखते हैं। अब केमिकल फॉर्मूला को हम किस तरह लिखते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम सबसे पहले तो है सिंबल्स को यूज करते हैं, और जो हमारे पास चार्जेस है ना उसको जो है हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लगा देते हैं। जैसे हमने सोडियम के राइट साइड पे ऊपर टॉप कॉर्नर पे लगा दिया, और क्लोरीन पे भी हमने टॉप कॉर्नर पे जो है उसका नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो एक दूसरे को अपने चार्ज दे देंगे। जैसे ये सोडियम क्लोराइड में आप देख रहे हैं, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को दे देंगे। क्लोरीन का चार्ज सोडियम के ऐसे नीचे आ जाएगा, और जो सोडियम का चार्ज है वो क्लोरीन के पास चला जाएगा। लेकिन जब दोनों के पास एक जैसे चार्जेस होंगे ना तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये है हमारे पास मेथड केमिकल फॉर्मूलाज को लिखने का। फिर उसके बाद हम क्यों यूज करते हैं केमिकल फॉर्मूलाज को, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास। हम इसको इसलिए भी करते हैं कि इसमें हमें पता चल जाता है कि सब्सटेंस का नेम क्या है। इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ अ सब्सटेंस। अब हम वाटर लिख रहे हैं, ठीक है, जब हम उसका ये लिखेंगे H2O, हमें पता चल जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। इसमें हमें मॉलिक्यूल्स का भी पता चल जाता है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और उनकी अमाउंट कितनी है उन मॉलिक्यूल्स की, और इससे हमें मैस का भी पता चल जाता है, मॉलिक्यूल्स का भी पता चल जाता है कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और इसमें हमें एलिमेंट्स का भी पता चल जाता है कि एक कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है केमिकल फॉर्मूला की टाइप्स आ जाती हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला और दूसरा है मोलेक्युलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, ये एक सिंपल फॉर्मूला है कि इसमें हमें ये पता चलता है कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं। लाइक जैसे इसमें है HO अगर लिखा हो तो हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर हम सिंपली लिखें H एंड O तो हमें इससे पता चल जाएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला में कि इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। लेकिन जो मोलेक्युलर फार्मूला है इसमें प्रॉपर हमें पता चलता है कि कितने वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। लाइक हम अगर लिखते हैं H2O तो हमें इससे पता चलता है कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं और एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का प्रेजेंट है। इसमें हमें प्रॉपर क्वांटिटी का पता चलता है। अगर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास मोलेक्युलर फॉर्मूला। मोलेक्युलर फॉर्मूला का हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू एन। एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमें सिंपल ये पता लग रहा था कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, या कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमें पता चल रहा है कि उनकी क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स की या उन मॉलिक्यूल्स की उस फॉर्मूला में।
ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी हैं। हमने इसमें मैटर की डेफिनेशन पढ़ी है, एटम की पढ़ी है, एलिमेंट्स की पढ़ी हैं, और हमने देखा कि हमारे पास जो एक सब्सटेंस होती है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है और हमारे पास किस तरह से डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं और उससे न्यू सब्सटेंसेस बनती हैं। ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। थैंक यू।